हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है एडमिशन्स के बारे में। और कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इसको कवर किया जाएगा। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21 तक अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको पहले हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से भी जानते थे। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सेक्शन 15 है यानी कि एडमिशन, इसको समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि आप लोगों ने कन्फेशन का नाम सुना होगा। तो जनरली क्या होता था कि जब कोई क्रिमिनल केस होता था उसमें जब इंसान कन्फेशन करता था तो उसको उस कन्फेशन के ऊपर, कन्फेशन मतलब कि कोई भी एक अपराध था उसके लिए वो ये कन्फेस कर लेता है कि हाँ ये अपराध मैंने किया है, कन्फेस कर लिया। अच्छा, वैसे ही होता है एडमिशन। अब एक बार इसकी जो डेफिनेशन है उसको चेक कर लेते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी जो स्टेटमेंट है जो भी किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे ओरली दिया जा रहा है, चाहे रिटन वे में दिया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली दिया जा रहा है, जिससे जो फैक्ट इन इशू है उसमें ट्रुथ का इंडिकेशन हो रहा है, यानी कि जो फैक्ट इन इशू जो भी विवादक तत्व हैं उससे वो प्रूव्ड हो रहे हैं या उनकी जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, तो ये होगा आपका एडमिशन। अच्छा, ये दोनों केसेस पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो सिविल का मैटर हो चाहे आपके क्रिमिनल केसेस हों, दोनों में ये अप्लाई होते हैं। जो एडमिशन का कॉन्सेप्ट है वो दोनों में अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अब अगर कोई ए पर्सन था, उसने बी पर्सन को 1 लाख रुपए जो थे उधार पे दिए थे। अब बी पर्सन एक प्रोमिसरी नोट पर ये साइन करके ए को ये दे देता है, हाँ ठीक है मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं। अब अगर इसी चीज को वो उस केस के अंदर मान लेता है या उसका स्टेटमेंट दे देता है, चाहे ओरली मान लेता है, चाहे रिटर्न वे में मान लेता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली मान लेता है कि हाँ मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं, तो केस तो तुरंत प्रूव हो गया, सच्चाई आ गई। मतलब वो जो विवादक तत्व थे, फैक्ट एंड इशू प्रूव हो गया ना कि बी ने ऐसे पैसे लिए हैं, वो प्रूव्ड हो गया है। तो यही है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये है आपका एडमिशन। एंड ये हमेशा सेल्फ हार्मिंग होता है। जो पर्सन इसको ऐसे एडमिशन देता है वो हमेशा उसी के अगेंस्ट में होता है। एक बार इसको चाहो तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि मान लो ए एंड बी के बीच में कोई बाउंड्री रिलेटेड कोई केस चल रहा था। अब ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बाउंड्री मान लो यहाँ पे होनी चाहिए थी। अब ए क्या कहता है कि भाई क्या हुआ कि लास्ट ईयर ये जो बाउंड्री थी ये मेरी ज़मीन में आ गई थी, तो एक्चुअली ये जो बाउंड्री होनी चाहिए थी ये होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन अभी ए की ज़मीन का है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो स्टेटमेंट ए के द्वारा दिया गया है ये इसके ही अगेंस्ट चला गया। क्यों? क्योंकि अब जो ज़मीन है वो किसको ज़्यादा मिलेगी? बी पर्सन को। तो यही जो ए के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया यही एडमिशन कहलाता है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता दीजिए, तो एक लाइन में सिंपल ये डेफिनेशन है कि कोई भी जो पर्सन है जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है या एक्नॉलेज कर लेता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर को किसी केस के अंदर, चाहे डायरेक्टली मान ले चाहे इनडायरेक्टली मान ले, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एडमिशन। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 16 जो कि हमें बताता है कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो ये बताता है कि जो पार्टीज टू केस हैं, चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट, कोई भी जो है एडमिशन कर सकता है। या दूसरा पॉइंट कि उनके बिहाफ पे उनके एजेंट, उनके ऑथराइज्ड एजेंट जो हैं वो भी जो है क्या नाम है एडमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस कि एडमिशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी किया जा सकता है। तो मान लो कोई जो ट्रस्ट था उसका कोई ट्रस्टी होगा। अब अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है ट्रस्टी होने के दौरान तो वो एडमिशन कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अब या तो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में या कोई ओनरशिप इंटरेस्ट है। मान लो को ओनर है कि दो ओनर है, ए एंड बी जो हैं ये दोनों मिलके एक शॉप को चला रहे हैं। अब ये जो ए पर्सन है कि ये बोलता है कि भाई जो शॉप से जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ पोर्शन हम लोग सी को देते हैं। ये मान लेता है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, ये मान लेता है कि उसका कुछ जो प्रॉफिट का पोर्शन आता है शॉप से उसका एक पोर्शन हम लोग
सी को भी देते हैं। तो ये जो मान लिया है ए पर्सन ने, इसको क्या बोलते हैं? एडमिशन। तीसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अब किसी भी पर्सन का प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो उसके दौरान जो भी स्टेटमेंट उस पर्सन के द्वारा दिए जाएंगे वो एडमिशन कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 17, जो कि हमें बताता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन और लाइबिलिटी इज रेलेवेंट। अब अगर किसी केस के अंदर किसी एक पर्सन की जो लाइबिलिटी है या उसका जो पोजीशन है उसको प्रूव करना उस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्सन के द्वारा, मतलब जिस पर्सन की जो लाइबिलिटी है या फिर जो भी उसका पोजीशन है, तो उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो रेलेवेंट होंगे एंड ये हमेशा उसी पर्सन के अगेंस्ट होंगे। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए जो पर्सन था वो बी के लिए रेंट कलेक्शन का काम करता था। मान लो यहाँ पे बी कोई ओनर हो सकता है, तो ए जो है बी के लिए रेंट कलेक्शन का काम करता है। अब क्या होता है कि बी जो पर्सन था यानी कि जो ओनर था वो ए को स्यू कर रहा है, उसके ऊपर केस कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तो इसलिए केस कर रहा है क्योंकि ए ने जो है सी से रेंट जो है नहीं लिया, इसलिए। अब यहाँ पे ए कह रहा है भाई नहीं, मैंने रेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस समय रेंट ड्यू नहीं था, अभी डेट नहीं आई थी रेंट लेने के लिए। अब यहाँ पे जो सी पर्सन था, सी यानी कि जो यहाँ वहाँ पे टेनेंट था, जब उससे पूछा जाता है तो वो ये बोलता है कि हाँ मुझे जो है बी को रेंट जो था वो देना था। अब यहाँ पे कौन फंस जाता है? यहाँ फंस जाता है ए। तो यहाँ पे जो सी का स्टेटमेंट है वो एडमिशन कहलाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब अगर किसी पर्सन का पोजीशन या लाइबिलिटी जो है उस केस के लिए रेलेवेंट है या उसको प्रूव करना उस केस के लिए रेलेवेंट है, जरूरी है या इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्सन यानी कि वो जो सी पर्सन था उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एडमिशन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 18, जो कि हमें बताता है एडमिशंस बाय पर्सन्स रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ और दूसरा कौन है? डिफेंडेंट। जनरली जो केस में दो ही पार्टीज होती हैं। जब किसी एक पार्टी के द्वारा ये रेफर किया जाता है कि जाओ भाई ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स पर्सन से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लो प्लेंटिफ ने ये बोला, जब उससे एक डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर कोई जानकारी लेनी थी तो प्लेंटिफ ने बोला एक्स पर्सन के पास चले जाओ, इसको सब कुछ पता है, ये बता देगा। अब एक्स पर्सन के द्वारा अब अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? एडमिशन। इसको एक बार एग्जांपल से समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है कि ए पर्सन जो है बी पर्सन को बोलता है कि सी पर्सन के पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ उस मैटर के बारे में पता है। अब यहाँ पे जो सी की स्टेटमेंट होगी, जो भी सी बोलेगा वो क्या कहलाएगा? एडमिशन। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 19 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हु कैन प्रूव एन एडमिशन। अब अगर जो एडमिशन है पर किसी भी पार्टी के द्वारा कुछ भी एडमिट किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, तो हमेशा उनके अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है। ए एंड बी के बीच में केस चल रहा था, ए मान लेता है कि हाँ मैंने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, एडमिट कर लेता है कोर्ट के अंदर या उस केस के अंदर, तो ये हमेशा ए के अगेंस्ट ही तो होगा, यही तो यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब अगर ए मान लेता है कि हाँ मैंने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, तो क्या अब ए को प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, प्रूव करने की जरूरत क्यों है ही नहीं। तो यही सेकंड पॉइंट हमें बता रहा है, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन हु मेड देम। जो एडमिट कर रहा है या एडमिशन कर रहा है उस केस के रिगार्डिंग, तो उसको प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहां से जनरली जो है क्वेश्चंस आता है कि कब एक एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। तो पहला एक्सेप्शन ये बताता है कि जो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है यानी कि जो एडमिशन कर रहा है, अब अगर उसकी डेथ हो जाती है लेकिन तब भी जो उसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी वो रेलेवेंट होती है किसी और दो लोगों के बीच में, तब उसको प्रूव किया जा सकता है। यही फॉर एग्जाम्पल में आपके मेंशन्ड है कि इफ अ पर्सन मेड अ स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट एंड इफ द पर्सन हैड डाइड, कि अब अगर उसकी ड्यू टू एनी रीजन
डेथ हो जाती है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो तब भी रेलेवेंट होती है किसी और दो लोगों के बीच में, तब वहां पे उसको प्रूव किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट अबाउट, अब अगर जो स्टेटमेंट दी गई है अबाउट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में एंड बॉडी के बारे में, अब अगर जो कोई एडमिशन है वो किस बारे में है कि एक जो पर्सन था वो उस समय कैसा फील कर रहा था, या उस समय उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी, या उस समय उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी। अब अगर उसका जो बिहेवियर है वो इनमें से किसी को रिफ्लेक्ट करता है तो ये उस पर्सन के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि अब अगर कोई जो स्टेटमेंट थी वो रेलेवेंट थी किसी और रीजन के लिए लेकिन एडमिशन के लिए नहीं थी, तो उसको प्रूव किया जा सकता है। जैसे क्या हो सकता है कि अब अगर कोई जो पर्सन था उसने एक सर्टेन तरीके से ही क्यों एक्ट किया, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, तो इसको उस पर्सन के द्वारा है प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 20 हमें बताता है ओरल एडमिशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के बारे में अब अगर कोई ओरल एडमिशन कर रहा है तो उसमें क्या होगा। तो जनरल रूल क्या कहता है हमें कि कोई भी इंसान ओरल एडमिशन कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के, मतलब उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है उसके बारे में ओरल एडमिशन कर रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि उस ओरल एडमिशन के साथ वो कोई सेकेंडरी एविडेंस लगा रहा है तब वो अलाउड है। या फिर वो जो डॉक्यूमेंट था अब अगर वो असली है या नकली है ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तब उस ओरल एविडेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 21 जो कि हमें बताता है एडमिशंस इन सिविल केसेस। अब अगर कोई जो सिविल केस है इसमें एडमिशन कब रेलेवेंट नहीं होगा, कब नहीं होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता है अब अगर उसमें कोई कंडीशन लगा दी गई कि भाई ये जो एडमिशन है इसको आप एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भाई अब उसको जब ऐसी कोई कंडीशन लगा दी तो वो वहाँ पे फिर रेलेवेंट नहीं होगा, फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर कोई ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि आप जो वो एडमिशन है उसको एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जनरली कहाँ पे अप्लाई होता है, सेटलमेंट टॉक्स पे अप्लाई होता है विदाउट प्रेजुडिस। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इसमें जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इस बारे में था, एडमिशंस के बारे में था। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. That is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.